हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल्स। एंड आज हम अपने हिस्ट्री का नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था दैट व्हाट वर द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द वॉर, या वी कैन से कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया की जो कंडीशंस थी हमने वो पढ़ी थी। वी सॉ दैट प्राइजेज इंक्रीज हो गए थे, टैक्सेस बढ़ गए थे, फेमाइन एंड ये सब कंडीशंस जो थी वो हमारी कंट्री में प्रेजेंट थी। एंड आफ्टर द एंड ऑफ वॉर लोग क्या होप कर रहे थे दैट सिचुएशंस जो है वो इम्प्रूव होगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देन उसके बाद हमने एक न्यू लीडर के बारे में स्टडी किया था। द न्यू लीडर वॉज महात्मा गांधी। हमने देखा कि गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन द ईयर 1915 और इंडिया आने के बाद उन्होंने स्मॉल लेवल पर सत्याग्रह किए थे। व्हाट वाज सत्याग्रह? दैट अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू सत्याग्रह वी कैन से दैट अगर आप ट्रुथ के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको फिजिकल फोर्सेस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इफ़ योर कॉज इज़ ट्रू, अगर आप ट्रुथ के लिए फाइट कर रहे हो तो आपको वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ही ऑलवेज सजेस्टेड द वे कि हम लोग ही ऑलवेज सजेस्टेड कि विदाउट वायलेंस ऑल्सो हम लोग अपना फ्रीडम ले सकते हैं। एंड इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है दैट विल बी कंटिन्यू विदाउट एनी वायलेंस। हमने देखा दैट गांधी जी ने अलग अलग जगह पर सत्याग्रह किए थे। वी स्टडीड अबाउट दी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, फिर हमने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा था। देन अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के लिए भी उन्होंने फ़ाइट किया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हमने रोलैक्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ा था। सो व्हाट वाज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल रोलैक्ट एक्ट वाज द एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निकाला था। एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट एनी ट्रायल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को 2 ईयर्स के लिए जेल में डाल सकती है। सो अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये जो एक्ट था वो ब्लैक एक्ट था, बिकॉज दिस एक्ट वाज अगेंस्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स। मतलब खुद को इनोसेंट प्रूफ करने का जो राइट हर एक ह्यूमन के पास होना चाहिए, ये एक्ट उसके अगेंस्ट था। इसलिए गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। एंड फाइट कैसे करेंगे? बाय द मीन्स ऑफ सत्याग्रह। सो जलियांवाला बाग में बैसाखी के डे पर देर वॉज अ मीटिंग या हम कह सकते हैं कि मीटिंग थी जिसमें बहुत सारे लोग प्रेजेंट हुए थे। सम ऑफ द पीपल केम फॉर द स्ट्राइक, मतलब कुछ लोग ये मीटिंग अटेंड करने के लिए आए थे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए आए थे, और कुछ लोग जो थे वो बैसाखी का फेयर अटेंड करने आए थे। उनको पता नहीं था दैट अमृतसर के अंदर सिचुएशंस क्या है। अमृतसर में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था एंड जो बाहर से लोग आए थे उनको इसके बारे में नहीं पता था। वो रेगुलरली जैसे एवरी ईयर बैसाखी का फेयर अटेंड करने आते हैं, वैसे ही वो लोग इस साल भी बैसाखी का फेयर अटेंड करने आए थे। सो गवर्नमेंट को पता चल गया, दैट इज़ ब्रिटिशर्स को पता चल गया, एंड जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में आकर एग्जिट पॉइंट को क्लोज करके ओपन फायर किया। ना ओपन फायर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। एंड जब बाद में जनरल डायर को क्वेश्चन किया गया तो ही टोल्ड के उसने ओपन फायरिंग इसलिए किया था सो दैट जो सत्याग्रहीज है उनके मन में डर बैठे। वो नहीं चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाए, एंड इंडियंस को डराने के लिए, सत्याग्रहीज को डराने के लिए जनरल डायर ने ये किया। द होल कंट्री वॉज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड स्पेशली ये जो मूवमेंट था ये अमृतसर और आसपास की जो सिटीज़ थी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हुआ। लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को यूज़ करने से मना कर दिया, दे बॉयकॉटेड द ब्रिटिश गुड्स। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स के कॉलेजेस एंड ये सब में जो जाना बंद कर दिया। बट ये मूवमेंट ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया बिकॉज ब्रिटिशर्स वेर एबल टू सप्रेस दिस मूवमेंट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया था। नाउ गांधी जी रियलाइज के अगर हमें इंडिपेंडेंस चाहिए और अगर हमें एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट बनाना है तो उसके लिए सिर्फ सिटी में सत्याग्रह कर कर कुछ भी नहीं होगा, पूरी कंट्री को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नाउ पूरी कंट्री के कंट्रीब्यूशन के लिए हिंदूज़ एंड मुस्लिम का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया था कि वो खिलाफत मूवमेंट जो हुआ है उसका साथ मतलब खिलाफत मूवमेंट और जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स है दोनों को ज्वाइन करके ही विल लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जो खिलाफत इंसिडेंट्स हुआ है जिसको अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इंडिया में स्टार्ट किया है,
उन्होंने डिसाइड किया कि वो अली ब्रदर्स के साथ बात करके खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की का जो किंग था उसको उसके पोजीशन से हटा दिया गया था एंड जो मुस्लिम्स थे पूरे वर्ल्ड में वो सब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो गांधी जी डिसाइडेड कि वो इस मूवमेंट को यूज़ करेंगे एंड अली ब्रदर्स से बात करके उन्होंने खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक साथ में ज्वाइन कर दिया। नाउ काफ़ी टाइम तक इसके रिलेटेड कांग्रेस पार्टी के अंदर डिस्कशन हुआ एंड फाइनली इन द ईयर 1920 दिसंबर 1920 में इट वाज डिसाइडेड कि खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया जाएगा। अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि पीजेंट्स थे, देन उसके बाद जो बिजनेसमैन थे वो लोग, मतलब बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर अभी हमें बताया है कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, सबने क्यों पार्टिसिपेट किया था एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, क्या उन्होंने कंटिन्यू किया या गिव अप कर दिया, वो अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, क्या दिया हुआ है, अलग अलग लोगों के क्या क्या ओपिनियंस थे और कितना कितना रोल उन्होंने प्ले किया मूवमेंट के अंदर, उसके बारे में हमें बताया हुआ है। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन द ईयर जनवरी 1921। ये नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 में, बिकॉज आई टोल्ड यू दिसंबर 1920 में ये पास हुआ था इन द कांग्रेस एंड द नेक्स्ट मंथ दैट इज जनवरी 1921 में इस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। वी कैन सी दैट वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different thing to the different people. Now, गांधी जी ने जब स्वराज की बात की, गांधी जी ने जब कहा कि हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया। बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया, लेकिन हर एक पर्सन के लिए स्वराज का मतलब जो था वो अलग था। सो यहाँ पर हम वही पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट वाज द डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। ओके, द मूवमेंट इन दी टाउन्स। सबसे पहले हम कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? इन टाउन्स। The movement started with the middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party of India where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was the only way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. Okay, now यहाँ पे हमको स्टार्ट किससे किया है दैट टाउन्स एंड सिटीज़ में ये मूवमेंट ने कैसे अपना, मतलब ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और लोगों ने इसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट किया। सो मिडिल क्लास ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे वहाँ पर जाना बंद कर दिया। टीचर्स एंड हेडमास्टर्स ने ब्रिटिशर्स के जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस थे वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपना लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। इवन जो काउंसिल इलेक्शंस हुए थे, मतलब जो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, इवन उन इलेक्शंस को भी बॉयकॉट कर दिया था। पूरी कंट्री में से किसी ने भी इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया एक्सेप्ट द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास। सिर्फ मद्रास में देयर वाज अ पार्टी कॉल्ड एज जस्टिस पार्टी, उन्होंने इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, उनके पार्टिसिपेट करने का भी एक रीज़न था। उनको क्या लग रहा था दैट बिकॉज हमारी कंट्री में वी नो के कास्ट के बेसिस पर बहुत डिस्क्रिमिनेशन था हमारी कंट्री में बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो एंड इवन अभी भी है। सो जस्टिस पार्टी को क्या लगा दैट बाकी की पार्टीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो उनके पास एक फेयर चांस है कि अगर वो लोग काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो जीत जाएंगे तो उनको पावर्स मिल जाएंगे एंड अगर वो पावर्स उनको मिल गए तो उनकी भी पोजीशन जो है वो इक्वल हो जाएगी, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब ब्राह्मण्स यूज्ड टू हैव द मेजर पावर। तो जस्टिस पार्टी को क्या लगा, जो मद्रास की पार्टी थी, उन्होंने इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं किया था बिकॉज व्हाट दे थॉट कि अगर वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको पावर मिल जाएगा एंड अगर उनको पावर मिल गया तो जो बैकवर्ड कैटेगरी दैट इज SC ST OBCs के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो कुछ लिमिट तक वो कम कर पाएंगे।
सो क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे, दैट मिडिल क्लास ने ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था इन सिटी. स्टूडेंट्स ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया था, द स्कूल्स एंड कॉलेजेस विच वेर कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स. देन टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया था, लॉयर्स ने भी लीगल प्रैक्टिसेस स्टॉप कर दी थी, केसेस फाइट करना बंद कर दिया था, काउंसिल इलेक्शंस जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया था. सिर्फ कहाँ पर ये इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया गया था, इंडिया ने सिर्फ मद्रास में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया. एंड वो भी किसने पार्टिसिपेट किया था, ओनली एंड ओनली जस्टिस पार्टी. दिस वाज द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. एंड इनको क्या लगा दैट अगर वो अभी पार्टिसिपेट करते हैं दे विल विन द इलेक्शन और उनको पावर्स मिल जाएंगे, इसीलिए जस्टिस पार्टी ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया. नो वन एल्स पार्टिसिपेटेड. ओके. The effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic. अभी यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, ये सब तो था ही, बट उसके साथ साथ में ब्रिटिशर्स को फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हुआ था. दैट इज़ जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसकी वजह से ब्रिटिशर्स का जो प्रॉफिट चल रहा था धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो गया. ट्रेड जिसके लिए मेनली ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, हमने धीरे धीरे करके वो ट्रेड को ही कम कर दिया. सो यहाँ पर अभी दिया हुआ है कि व्हाट वर द स्टेप्स टेकन फॉर दैट. ओके. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वेर मोर ड्रामेटिक. फॉरेन goods were boycotted, liquor shops were picketed, and foreign cloth burnt in huge bonfires. The import of foreign cloth halved between 1921 and 22, its value dropping from 102 crore to 57 crore. ओके, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडियंस ने फॉरेन गुड्स को यूज़ करना बंद कर दिया, जो लीकर शॉप्स थी उनको तोड़ दिया या बंद कर दिया, वहाँ पे जाना आना बंद करवा दिया. देन जो क्लोथ था ब्रिटिश क्लोथ उसको भी जला दिया. एंड यू कैन सी विद द अमाउंट के एक साल के अंदर अंदर दैट इज़ 1921 में हमारा जो इम्पोर्ट था वो 102 करोड़ था. कितना? 102 करोड़. एंड एक साल के अंदर अंदर ये कितना हो गया? 57 करोड़. मतलब ऑलमोस्ट हाफ तक आ चुका था. दैट इज़ वी कैन सी कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिक लॉसेस भी हुए थे. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. As the boycott movement spread, the people began discarding imported goods and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मर्चेंट्स ने, ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना बंद कर दिया. देन उसके बाद धीरे धीरे करके ये बॉयकॉट मूवमेंट इतना लार्जली स्प्रेड हुआ दैट इंडियंस ने मिल मेड क्लोथ पहनना छोड़ दिया और उसकी जगह पर व्हाट डिड दे स्टार्टेड वेयरिंग, उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल पहनना स्टार्ट कर दिया. एंड जिसकी वजह से इंडिया के अंदर जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ थी, जो हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ थी, उनका बिजनेस बढ़ गया. मतलब वी कैन सी दैट कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इंडिया के लिए बेनिफिट था. पहला बेनिफिट क्या था? दैट हम लोगों ने उनके यूनिवर्सिटीज़ और ये सब यूज़ करना बंद किया और उसकी वजह से दे स्टार्टेड फेसिंग द लॉसेस. उनका बिजनेस कम हो गया, उनके जो इम्पोर्ट से वो भी रिड्यूस हो गए. एंड धीरे धीरे करके हमने फिर से अपने दैट इज़ इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. जो प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस होते थे उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. नाउ आगे देखते हैं क्या हुआ. बट द मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन फॉर द वेराइटी ऑफ रीज़न. नाउ ये जो सिचुएशन था ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, धीरे धीरे करके ये स्लो डाउन हुआ. क्यों हुआ? लेट्स सी. सबसे पहला रीज़न था खादी. आई टोल्ड यू दैट हमने ब्रिटिशर्स के मिल मेड क्लोथ पहनने छोड़ दिए थे और उसकी जगह पर वी स्टार्टेड वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स. ठीक है, इंडिया में क्या बनता था उस टाइम पर? मेजरली खादी बनता था. नाउ खादी क्लोथ वॉज वेरी एक्सपेंसिव. मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे मिल मेड क्लोथ और खादी क्लोथ को, तो खादी क्लोथ वॉज एक्सपेंसिव देन द मिल मेड क्लोथ. जो मिल का बना हुआ कपड़ा आता था ब्रिटिशर्स के यहाँ से, जो इम्पोर्टेड कपड़ा आता था वो सस्ता होता था एंड जो खादी क्लोथ था वो महंगा था. खादी cloth was often more expensive than mass-produced milk cloth and poor people could not afford to buy it. How then could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British Institute posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian Institute has to be set up so that they could be used in place of British one. This was
this were slow to come up. So the students and teacher began trickling back to the government schools and lawyers joined back work in the government courts. Okay. सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि धीरे धीरे करके सिटीज़ में ये मूवमेंट जहाँ ज़ोरों शोरों से शुरू हुआ था, धीरे धीरे करके ये रिड्यूस होता गया, इट स्लो डाउन. इसके कुछ रीजंस यहाँ पे दिए हुए हैं. सबसे पहला रीज़न खादी था. खादी वॉज एक्सपेंसिव और मिल मेड क्लोथ बहुत सस्ता था. सो पुअर पीपल जिनके पास प्रॉपर फूड के लिए पैसे नहीं है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम कि वो एक्सपेंसिव खादी खरीद सके. करेक्ट. तो इसीलिए उनको वापस कहाँ क्या खरीदना पड़ा, मिल मेड क्लोथ्स खरीदने पड़े. देन उसके बाद धीरे धीरे करके जो इंस्टीट्यूट्स एंड स्कूल्स हमने छोड़े थे, ऊपर हमने पढ़ा दैट स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए थे, टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, लॉयर्स ने अपना लीगल प्रैक्टिस बंद कर दिया था. सो नाउ धीरे धीरे करके उनको भी मजबूरी में वापस ये सब कुछ ज्वाइन करना पड़ा. इसका रीज़न क्या था, दैट इंडिया में मतलब इंडियन गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी, उनके पास तो कोर्ट्स एंड स्कूल्स एंड सब कुछ थे, लेकिन कांग्रेस ने कोई भी पैरेलली ऐसा इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं किया था. गेटिंग कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ पर अगर सपोज एक स्टूडेंट अपना स्कूल या कॉलेज छोड़ता है, ब्रिटिश कॉलेज छोड़ता है, तो उसके पास एक इंडियन स्कूल या कॉलेज होना चाहिए. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. इफ़ टीचर्स हैज़ रिज़ाइन, अगर टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया है जॉब से, तो उनके पास एक दूसरा जॉब अवेलेबल होना चाहिए. बट ऐसा कुछ भी नहीं था. सेम थिंग फॉर दी लॉयर्स ऑल्सो, एक अपनी खुद की कोर्ट होनी चाहिए जहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सके. सो ऐसी सब सिचुएशंस नहीं थी इंडिया के अंदर. देयर वर नो प्रॉपर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, देन प्रॉपर कोर्ट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे. इसीलिए मजबूरी में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड लॉयर्स को वापस अपना काम ज्वाइन करना पड़ा. गॉट इट. सो दिस वेर द रीज़न जिसकी वजह से सिटीज़ में ये मूवमेंट जो है वो बहुत स्लो डाउन हो गया. Got it? What were the reasons? पहला, खादी महंगा था, so people could not afford it. एंड दूसरा क्या था, दैट स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, लॉयर्स ने, इन सब लोगों ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को गिव अप कर दिया था. बट इनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट्स नहीं थे. अगर इंडियन इंस्टीट्यूट्स नहीं है तो वो ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं बैठ सकते. स्टूडेंट्स को अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, टीचर्स हैव टू डू देयर जॉब, दे हैव टू टीच, लॉयर्स को भी अपना लीगल प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है. तो उनके पास क्योंकि ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उन्हें वापस से ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना पड़ा. सो ये था हमारा मूवमेंट कहाँ पर, सिटी में. इट स्टार्टेड वेरी रैपिडली, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया था, लेकिन दिस स्लो डाउन ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीज़न. क्योंकि हमारे पास हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो स्टार्ट किया, लेकिन हमारे पास उसका बैकअप प्लान नहीं था. हमने डिसाइड किया कि हम ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे, बट हमारे पास हमने ये प्रिपेयर नहीं किया कि अगर हम उनके इंस्टीट्यूट्स को गिव अप करते हैं तो हम कहाँ पर काम करेंगे. ऐसा कुछ भी प्रॉपर प्लानिंग हमारे पास में नहीं था. दैट वाज द रीज़न कि सिटी में ये मूवमेंट इतना अच्छे तरीके से स्टार्ट होने के बाद भी स्लो डाउन हो चुका था. ओके. अब नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है रिबेलियन इन दी कंट्री साइड, दैट इज विलेजेस में क्या हुआ था वो देखते हैं. फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड. इट ड्रीव इनटू इट्स फोल्ड फॉर द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स which were developing in different part of India in the year after war. ओके. अभी क्या बोला हुआ है यहाँ पे, दैट सिटी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ एंड धीरे धीरे करके ये मूवमेंट जो है वो कंट्री साइड, दैट इज़ विलेजेस तक स्प्रेड हो गया था. एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द विलेजेस में ये मूवमेंट जो है वो पहुँच चुका था. सब यहाँ पे हमें अवध के बारे में दिया हुआ है सबसे पहले, तो लेट्स स्टार्ट विथ अवध. Peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had been earlier to Fiji as an indentured labor. The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and a variety of other fees. Peasants had to do beggar and work at landlord's farm without any payment. As the tenant, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no rights over the leased land. So यहाँ पे अभी अवध के बारे में हमें दिया हुआ है. अवध में ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, बाबा रामचंद्र ने. एंड ही वॉज अ इंडेंजर्ड लेबर, और उनको वो फिजी से वापस आए, ही केम बैक फ्रॉम फिजी
ये मूवमेंट बेसिकली किसके अगेंस्ट था? तालुकदार्स के अगेंस्ट था एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। किसके अगेंस्ट था? तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था। रीज़न क्या था? दैट ये लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार्स जो थे वो बहुत रेंट चार्ज करते थे एंड रेंट के बाद वो एडिशनल अमाउंट्स भी बार बार मांगते रहते थे, मतलब किसी भी रीज़न से कि टैक्सेस है, रेंट है, ये टैक्स वो टैक्स, ऐसे करके बहुत सारे रेंट एंड टैक्सेस कलेक्ट करते थे। एंड उस मतलब ओनली सिर्फ रेंट एंड टैक्स नहीं, उसके बाद वो बेगर भी करवाते थे ना। व्हाट वाज बेगर? दैट यू हैव टू वर्क लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। मतलब पीजेंट्स को काम करना पड़ेगा, जो लेबर्स हैं उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन काम के बदले उनको पैसे नहीं मिलेंगे। गेटिंग? मतलब सब साइड से पीजेंट्स की सिचुएशंस जो थी वो अच्छी नहीं थी। उनको हाई रेंट्स पे करने पड़ते थे, उसके अलावा और भी एडिशनल पेमेंट्स उनको करने पड़ते थे एंड साथ में उनके पास अर्निंग के भी प्रॉपर ऑप्शंस नहीं थे। ओके, अर्निंग के लिए भी अगर जो लैंडलॉर्ड है या जो तालुकदार है, अगर उन्होंने बेगर करने बोला तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा? द पीजेंट्स हैड टू वर्क, उनको काम करना पड़ेगा, लेकिन पीजेंट्स के पास कुछ भी इनकम नहीं आएगी। सी यहाँ पे आपको बेगर का मीनिंग दिया हुआ है। बेगर क्या होता है? लेबर दैट विलेजेस वेर फोर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट, मतलब उनको काम करना पड़ेगा लेकिन काम के बदले कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगा। सो ऐसी कंडीशन थी किसकी? पीजेंट्स की। कहाँ पर? इन अवध। वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। एंड सेकेंडली टेनेंट्स के पास कोई सिक्योरिटी भी नहीं थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट होता है दैट यू कैन लिव हियर फॉर अ ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आप रह सकते हो, ऐसा कुछ सिक्योरिटी भी नहीं था। जब लैंडलॉर्ड्स का मन हुआ तब वो लोग टेनेंट्स को वहाँ से निकाल देते थे ना। इसका रीज़न क्या था? दैट लैंडलॉर्ड ज़्यादा टाइम तक टेनेंट्स को एक ज़मीन नहीं देते थे, बिकॉज उन्हें डर रहता था कि ये टेनेंट जो है, दैट इज़ जो यहाँ पे काम कर रहा है, जो लेबरर है, वो हो सकता है लैंड के ऊपर अपना कोई राइट ले ले। इसीलिए जो ओनर्स थे वो लोग अपने टेनेंट्स कौन होते हैं? भाड़ोत्री, जहाँ जो हमारे लैंड पे या हमारे घर के अंदर रहते हैं और हमें रेंट पे करते हैं। सो यहाँ पे कोई फिक्स टेन्योर भी नहीं था टेनेंट के लिए, जब चाहे लैंडलॉर्ड उनको निकाल सकता था। The peasant movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar and social boycott of oppressive landlord. Okay, now इन लोगों ने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, इनके लिए मूवमेंट का मतलब क्या था? दैट हम लोगों को टैक्सेस कम भरने पड़े, जो रेंट्स हम पे कर रहे हैं वो हमें कम भरनी पड़े। नेक्स्टली जो बेगर चल रहा है उसको एबॉलिश कर दो। बेगर क्या था? दैट जो फ्री में हमसे काम करवा रहे हैं वो मत करवाओ, वी विल डू वर्क लेकिन उसके बदले हमें पेमेंट्स चाहिए। एंड तीसरा, सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, जो लैंडलॉर्ड ज़बरदस्ती हाई रेंट्स लेते हैं, बेगर करवाते हैं, उनको बॉयकॉट कर दो, मतलब उनसे कोई भी टाइप का रिलेशन नहीं रखे विलेज, ऐसा उनका डिमांड था। किसका डिमांड था? जो पीजेंट्स थे यहाँ पर, जो टेनेंट्स थे, जो लेबरर्स थे, उनका क्या क्या डिमांड था कि पहला टैक्सेस कम करो, दैट इज़ ये रेवेन्यू, रेंट जो है उसको कम करो, बेगर एबॉलिश करो, एंड जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है उनको बॉयकॉट कर दो। In many places, Nai Dhobi Bandhs were organized by Panchayat to deprive landlords of the service of even barber and the washerman. बहुत सारी प्लेसेस पे तो नाई धोबी बंद भी स्टार्ट किया था। उसका मतलब क्या था? दैट ये जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स है, यानी ये जो ज़बरदस्ती हमसे बेगर करवाते हैं, हमसे ज़्यादा रेंट्स लेते हैं, ऐसे लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट करो। एंड बॉयकॉट के साथ साथ में इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन्स जो थे, इवन उन्होंने भी क्या बोला कि हम भी अपनी सर्विसेज ऐसे लैंडलॉर्ड्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये सिचुएशन सब कहाँ पर चल रही थी? अवध में चल रही थी। एंड देन केम जवाहरलाल नेहरू। इन जून 1920 Jawaharlal Nehru began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Urdu Kisan Sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra and few others. Within a month, over 300 branches has been set up in the village around the region. So when the non-cooperation movement began, the following year, the efforts of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. Okay, क्या बोला हुआ है यहाँ पे? दैट ये सब सिचुएशन ऑलरेडी पहले से चल रही थी। 1920 में, जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध गए।
उन्होंने वहाँ की सिचुएशन को अंडरस्टैंड किया, वहाँ के पीजेंट्स की जो डिमांड है उसको अंडरस्टैंड किया एंड फाइनली अक्टूबर में उन्होंने ओदू किसान सभा सेटअप की। नाउ इसमें हेड्स कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और भी कुछ विलेज के लोग थे जो इसके हेड थे। 1 महीने के अंदर अंदर अवध के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ पर ओदू किसान सभा के 300 ब्रांचेस सेटअप हो गए। नाउ ये 300 ब्रांचेस का काम क्या है? डिफरेंट विलेजेस में जो पीजेंट्स है वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं लैंडलॉर्ड की वजह से उसके अगेंस्ट फाइट करना, मतलब पीजेंट्स को एक सिक्योरिटी देना ताकि उनको ज़्यादा टैक्सेस नहीं पे करने पड़े, फ्री में काम नहीं करना पड़े, इसके लिए ये ओदू किसान सभा सेटअप हुआ था। नाउ इसके नेक्स्ट ईयर दैट इज़ वी सॉ दैट 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सो अब कांग्रेस का क्या थिंकिंग था दैट ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू ने 1920 में वो जो ओदू किसान सभा सेटअप की है उसको और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर दो ताकि ये स्ट्रगल जो है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसमें पार्टिसिपेशन ज़्यादा आ जाएगा। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे? So when the non-cooperation movement began the following year, the efforts of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. The peasant movement, however, developed in the form that Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and the grain hoards were taken over. ओके, सो कांग्रेस का क्या प्लानिंग था दैट गांधी जी जवाहरलाल नेहरू ने जो ओदू किसान सभा सेटअप किया है उसको किसके साथ मर्ज करना है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, ताकि इट वुड बिकम वाइडर, मतलब स्ट्रगल बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोग ज़्यादा आएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था? ओदू किसान सभा एंड जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उन दोनों को कंबाइन कर दिया। ओके, अब कांग्रेस ने जैसा प्लान किया था, कांग्रेस का प्लानिंग क्या था दैट ये जो किसान हैं, ये जो पीजेंट्स हैं वो कॉपरेट करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन सिचुएशंस जो थे वो उसके थोड़े अगेंस्ट चले गए। द सिचुएशंस वेर सच दैट जो कांग्रेस के लोग थे दे वर नॉट हैप्पी विद द पीजेंट मूवमेंट। सिचुएशन क्या थी दैट कांग्रेस जो है वो यूजुअली लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करती थी। किसको सपोर्ट करती थी? लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करती थी। एंड यहाँ पर जो किसान थे उन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होते ही जो तालुकदार्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उनके घरों पे अटैक किया, उनके जो ग्रेन्स थे उनको लूट कर लेकर चले गए, जो होल्ड करके रखा था वो सब ग्रेन्स को लेकर चले गए एंड बाजार्स वेर लूटेड। ऐसी सब सिचुएशंस जो थी वो वहाँ पर आ गई थी, जिसकी वजह से जो तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स थे उनको सफ़र करना पड़ रहा था। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji has decided that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of Mahatma Gandhi was being evoked to sanction all actions and aspiration. बहुत सारी जगहों पे तो क्या लोकल लीडर्स ने बोल दिया दैट गांधी जी ने बोला है टैक्स नहीं भरना है, गांधी जी ने बोला है दैट लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड धीरे धीरे करके गांधी जी दैट इज़ महात्मा गांधी जी का जो नेम था वो हर चीज़ के सैंक्शन के लिए यूज़ हो गया। दैट इज़ अगर किसी को कुछ भी करवाना है तो व्हाट वुड दे यूज टू से दैट गांधी जी ने बोला है। एंड इफ गांधी जी का वर्ड आ गया, उनका नाम आ गया, सो ऑलमोस्ट सारे जो उनके एजेंडाज थे वो कंप्लीट हो जाते थे। दैट इज़ गांधी जी के नाम पर बहुत सारे प्लेसेस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करवाया जाता था। सो दिस वॉज द पार्टिसिपेशन इन द कंट्री साइड।